अध्याय 91 अनुबंध पर हस्ताक्षर। ये शून्य बिल खोदने वाला जानवर काफी चतुर है। वांग हाओ की असली ड्रैगन वंश प्रतिभा के साथ उसकी आत्मा साझा करने के बाद वह असली ड्रैगन जाति के विकास का रहस्य प्राप्त कर सकती है और अपने वंश स्तर को आगे बढ़ा सकती है। हालांकि वांग हाओ के लिए एक उच्च स्तरीय अंतरिक्ष प्रकार के पवित्र जानवर के साथ समान अनुबंध पर हस्ताक्षर करना कोई बुरी बात नहीं थी। कम से कम इससे उसे सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर तो मिला। अगर भविष्य में उसका सामना दुश्मनों से होता तो वह आसानी से शून्य खोदने वाले जानवर को जमीन के नीचे बिल बना सकता था। इसके अलावा इस छोटे से जीव में एक कमांडर स्तर के विशेषज्ञ जैसी जबरदस्त ताकत थी, एक 5 सितारा शक्ति जो 500 से ज्यादा मानव युद्ध शक्ति के बराबर थी। अपने बैकअप के रूप में इतने शक्तिशाली गुर्गे के साथ वांग हाओ और भी अधिक सीधे खड़े हो सकते हैं। इसलिए केवल एक संक्षिप्त विचार के बाद वांग हाओ ने छोटे आदमी के साथ एक समान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का मन बना लिया। ठीक है वांग हाओ, अब अपनी उंगली से खून की एक बूंद निचोड़ो और उसे शून्य बिल खोदने वाले जानवर के माथे पर टपका दो। बदले में वह अपने जीवन सार की एक बूंद तुम्हारे माथे पर टपका देगा। जरा भी विरोध मत करना। फिर मेरे निर्देशों का पालन करो और साथ मिलकर अनुबंध की शपथ पढ़ो। निर्देशानुसार वांग हाओ ने अपनी बाईं तर्जनी उंगली पर लगे अभी तक पूरी तरह ठीक न हुए घाव से अपने अंगूठे से खून की एक बूंद निचोड़ी, फिर उस बूंद को शून्य खोदने वाले जानवर के माथे पर दबाया। उसी समय शून्य खोदने वाले जानवर ने अपना मुंह खोला, अपनी जीभ काटी और गहरे लाल, लगभग पारदर्शी क्रिस्टल जैसे खून की एक बूंद बह निकली। फिर वह हवा में मडराती हुई लाल रोशनी की एक किरण में बदल गई जो तुरंत वांग हाओ के माथे तक पहुंच गई। उसके शरीर में तुरंत एक हड्डियां कंपा देने वाली ठंडक दौड़ गई, जिससे वांग हाओ बेकाबू होकर कांपने लगा। ठीक है, अब मेरे बाद शपथ दोहराओ। मैं XX स्वर्गीय दाओ की शपथ लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने भी ऐसा ही किया और दानव आत्मा की दिव्य भावना के अनुसार ईमानदारी और जोर से अनुबंध की शपथ पढ़ी। दूसरी ओर छोटे लड़के ने भी पशु भाषा में एक प्रतिज्ञा की। एक क्षण बाद शपथ समारोह पूरा हुआ और दोनों पुरुषों की भौहों के बीच एक रक्त लाल प्रकाश एक साथ प्रकट हुआ। ये चमक कर गायब हो गया मानो किसी रक्त लाल रिबन ने उनकी भौहों को जोड़ दिया हो। उसके बाद वांग हाओ अपनी आत्मा में एक लाल प्रकाश महसूस कर सका। ये वांग हाओ की आत्मा में शून्य पलायन राक्षस के आत्मा अनुबंध का जीवन आत्मा बीज था। उसी समय शून्य पलायन करने वाले जानवर की आत्मा के भीतर वांग हाओ के जीवन बीज से संबंधित एक हरे प्रकाश का गोला भी था। तब से मनुष्य और जानवर की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गईं और एक ही नियति साझा करने लगीं। अगर एक की मृत्यु होती तो दूसरे की आत्मा गंभीर रूप से घायल हो जाती या नष्ट भी हो जाती। यार, क्या अब तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूं? #@ वांग हाओ के दिमाग में अचानक एक बचकानी आवाज आई, जिसने उसे इतना चौंका दिया कि वह असंगत हो गया और अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगा। कुछ क्षण के ध्यान भटकने के बाद वांग हाओ को तुरंत एहसास हुआ कि यह बच्चों जैसी आवाज उसके सामने खड़े शून्य बिल खोदने वाले जानवर से आ रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा समानता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से ये लाभ होते हैं। वे अपनी आत्माओं के माध्यम से सीधे संवाद कर सकते हैं। भले ही वे एक दूसरे की भाषा न समझते हो या बिल्कुल भी बोल ना पाते हो, उनकी आत्माएं बहुत आसानी से संवाद करती हैं, बिल्कुल खाने पीने की तरह। मेरा नाम वांग हाओ है। छोटे लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? वांग हाओ ने पहले उस छोटे लड़के को जानने की कोशिश करने का फैसला किया। मेरा नाम रेक्स फ्लोरोसा सिल्वा गुडिंग्स डिंगर सामुसा है। रुको रुको रुको, हे भगवान, तुम्हारा नाम बहुत लंबा है और याद रखना मुश्किल है। अच्छा, मैं तुम्हें एक आसान और याद रखने में आसान नाम सुझा दूं। मुझे सोचने दो। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और एक पल सोचा, फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठी और उसने कहा, समझ गया। मैं तुम्हें जियाओ होन कहूंगा। क्योंकि वह छोटा लड़का मानिक की तरह चमकदार लाल रंग का था, वांग हाओ को अचानक प्रेरणा मिली और उन्होंने उसे एक बहुत ही देहाती नाम दिया। हालांकि वह छोटा लड़का वांग हाओ द्वारा दिए गए नाम के बारे में काफी उत्सुक था। जियाओ होन। मुझे ये नाम पसंद है। अब से मुझे जियाओ होन कहा जाएगा। और इस प्रकार आदमी और जानवर दो मासूम बच्चों की तरह खुशी से बातें करने लगे और एक गहन बातचीत के बाद वांग हाओ ने एक दूसरे के बारे में प्रारंभिक समझ हासिल कर ली। वैसे लिटिल रेड, जादू को पता चल गया है कि तुमने एक इंसान को निगल लिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम उस इंसान को थूक सकती हो, क्योंकि वह मेरी ही प्रजाति का था। ठीक है भाई, वह इंसान केवल अस्थायी रूप से बेहोश है क्योंकि उसकी आत्मा मेरी आत्मा ग्रहण करने वाली आंख द्वारा कैद है। मैं उसे तुरंत रिहा कर दूंगा।
इतना कहकर जियाओ होंग ने अपना मुंह चौड़ा किया और उसके गले की गहराई से एक काली रोशनी का गोला प्रकट हुआ। फिर उस काली रोशनी के गोले से एक चमकदार रोशनी जमीन पर निकली और फिर सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत युवती वांग हाओ के सामने प्रकट हुई और वह चमकदार रोशनी गायब हो गई। सफेद कपड़े पहने लड़की का चेहरा बहुत खूबसूरत था और वो वांग हाओ की ही उम्र की लग रही थी। सफेद वर्दी उसके आकर्षक शरीर से कसी हुई थी। पहली नजर में ही उसने अनगिनत कल्पनाएं जगा दी। इस समय लड़की बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द और अजीब भावों से वांग हाओ अंदाजा लगा सकता था कि लड़की कोई बुरा सपना देख रही होगी। शायद वह सपना देख रही थी कि उसकी मौत हो गई है और वही यातनाएं सहने के लिए पाताल लोक में प्रवेश कर गई है। दानव आत्मा, क्या तुम्हारे पास इस लड़की को जगाने का कोई तरीका है? जब तुम किसी सुंदर लड़की को देखते हो तो तुम सब एक जैसे हो जाते हो। इस छोटी बच्ची को बचाना मुश्किल नहीं है, तुम्हारी जियाओ होन कर सकती है। घंटी उसी ने बांधी है, इसलिए बेहतर होगा कि वह खुद ही उसे खोल दे। ये कहते हुए उसने गेंद जियाओ होन की ओर बढ़ा दी। किसी कारण से वांग हाओ को राक्षस के स्वर में खट्टा स्वाद महसूस हुआ। हालांकि फिर उसने सोचा कि वह राक्षसी आत्मा तो बस एक शस्त्र आत्मा है। हालांकि उसमें पूरी आत्मा थी, लेकिन उसमें मानवीय भावनाएं नहीं थीं। क्या वह ईर्ष्यालु भी हो सकती है? वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया और अपने मन में चल रहे बेतुके विचारों को दूर कर दिया। जीवन बचाना प्राथमिकता थी। जियाओ होंग, क्या तुम इस लड़की को जगा सकते हो? वांग हाओ ने पूछा। जियो होंग ने सिर हिलाया। ठीक है, जब तक मैं उसकी आत्मा से कारावास हटा देता हूँ, वह जल्दी जाग जाएगी। भाई, क्या आप इस मानव के साथ भी एक समान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं? जियाओ होंग ने सफेद कपड़े वाली लड़की की ओर इशारा किया और वांग हाओ से पूछा। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर थी। अगर एक अजीबोगरीब आकार की रूबी क्रिस्टल मूर्ति आपकी ओर इशारा करे, कुछ बुदबुदाए और किसी इंसान से संवाद करे, तो क्या आपको ये बेतुका नहीं लगेगा? पहले तो वांग हाओ भी थोड़ा असहज हुए, लेकिन थोड़ी देर जियाओ होंग से संवाद करने के बाद उन्हें इस बेतुकेपन की आदत हो गई। किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बस उसे जगाना है। ओह अच्छा, लिटिल रेड ने सिर हिलाकर इशारा किया कि वह समझ गई है और फिर अपनी आत्मा को पकड़ने वाली आंख का इस्तेमाल करने लगी। उसने अपने एक तीखे पंजे को सफेद कपड़ों वाली लड़की के माथे पर दबाया और पल भर में सफेद कपड़ों वाली लड़की के नथुने से लाल रोशनी की एक किरण निकली और लिटिल रेड के पंजे में जा गिरी। फिर उसने लाल रोशनी की किरण को रुई की तरह अपने मुंह में भर लिया और बड़े चाव से चबाने लगी। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इस इंसान की आत्मा शक्ति बहुत शुद्ध है। मैंने पहली बार इतनी स्वादिष्ट आत्मा का स्वाद चखा है। भाई, क्या तुम इसे चखना चाहोगे? जैसे ही उसने ये कहा, जियाओ होंग ने प्रकाश की वह लाल गेंद निकाली जिसे उसने विकृत होने तक चबाया था और वांग हाओ को दे दी। प्रकाश की गेंद पर अभी भी गुलाबी लार बनी हुई थी। अध्याय 92। क्या आपको देवताओं ने मुझे बचाने के लिए भेजा है? गुलाबी लार से ढके लाल प्रकाश के गोले को देखकर वांग हाओ ने पिछली रात का अपना खाना लगभग थूक दिया। याद रखें, इस वेबसाइट का डोमेन नाम ताइवानी उपन्यासों की खोज के लिए पहली पसंद है कम जो सुपर विश्वसनीय है। ओह जियो होंग, तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। उल्टी की इच्छा को दबाते हुए वांग हाओ ने अपना ध्यान सफेद कपड़े वाली लड़की के चेहरे पर केंद्रित कर दिया। एक सफेद कपड़े पहने लड़की की लंबी पलकें हल्की सी कांप उठी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पहली नजर में उसे एक अजीब लड़का दिखाई दिया। क्या मैं मर गया हूँ? क्या यह नरक है? तुम कौन हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? जागने के बाद सफेद कपड़े पहने लड़की, जो अभी भी बेहोश थी, जमीन पर लेटी हुई वांग हाओ पर सवालों की बौछार करने लगी। मेरा नाम वांग हाओ है। ये पृथ्वी है। मैं मरा नहीं हूँ और तुम अभी भी जीवित हो। लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। असंभव। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? मैं साफ तौर पर एक अथाह गड्ढे में गिर गई हूँ। मुझे अब तक मर जाना चाहिए था। मुझे कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा है और मैं अभी भी अपना शरीर हिला सकती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने हाथ या पैर नहीं तोड़े। नहीं, मैं मर चुकी हूँ। मरे हुए लोगों को दर्द नहीं होता। हाँ, मैं पहले ही मर चुकी हूँ। ये सब एक भ्रम है। सफेद कपड़े पहने लड़की ने अजीब भाव से वांग हाओ की ओर देखते हुए मन ही मन कुछ कहा। तुम कितने दयनीय हो, तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम मर चुके हो। बेचारे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, ये नर्क है, धरती नहीं। यही लोग मरने के बाद रहते हैं। ओह ठीक है, वांग हाओ, तुम्हारा नाम वांग हाओ है ना?
तुम मर चुके हो, तुम्हें पता है। मेरा नाम सारा है, अब से हम दोस्त रहेंगे, लेकिन अफसोस है कि हम दोनों भूत बन जाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि दादाजी को ये सुनकर दुख होगा कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि उनका दिल बहुत ज्यादा नहीं टूटेगा। सारा ने गंभीरतापूर्वक वांग हाओ से कहा कि उसे विश्वास करना चाहिए कि वह मर चुकी है। अगर वांग हाओ को उस लड़की के खाई में गिरने की बात पता न होती तो वह सोचता कि वह पागल हो गई है। लेकिन लगता है कि अभी भी उसका दिमाग ठीक नहीं है। हो सकता है कि गड्ढे में गिरने से उसका सिर किसी सख्त चट्टान से टकरा गया हो और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई हो। तभी लिटिल रेड उत्सुकता से वांग हाओ के पास पहुंचा। उसकी दो बड़ी चमकदार आंखें अचानक सारा के सामने प्रकट हो गईं। उसने अपना मुंह चौड़ा किया, उसके दांतों के बीच से गुलाबी लार टपक रही थी। उसने अभी अभी लाल आत्मा ऊर्जा की उस गेंद को खाया था और उसकी स्वाद कलिकाएं अभी भी उस शुद्ध आत्मा से निकलने वाली मोहक सुगंध पर टिकी हुई थीं। आह, ये कैसा राक्षस है! दूर हो जाओ, दूर रहो, मेरे पास मत आना। सारा अचानक उस अजीब से शून्य खोदने वाले राक्षस लिटिल रेड के सामने प्रकट होने से घबरा गई। वह झट से जमीन से उठी और अपने पैरों से अपने शरीर को पीछे की ओर धकेलते हुए उस लाल राक्षस से जितना हो सके दूर जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लिटिल रेड, एक बिल्ली के बच्चे की तरह जो अपने चुराए हुए स्वाद को नहीं भूल सकता, सारा के साथ रुका रहा, जाने के लिए अनिच्छुक। राक्षस, और करीब मत आओ। मैं बहुत ताकतवर हूं, अगर तुम और करीब आए तो मैं गोली मार दूंगा। बोलते बोलते सारा ने लेजर पिस्तौल निकालने के लिए अपनी कमर तक हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेल्ट खाली थी और बंदूक का कोई नामोनिशान नहीं था। लेकिन तभी वांग हाओ बोला, जियाओ होंग, बस बहुत हो गया। बकवास बंद करो और मेरे पीछे आ जाओ। उसे डराओ मत। वांग हाओ की बातें सुनकर जियाओ होंग ने पछतावे से मुंह बनाया। फिर वह धीरे धीरे वांग हाओ के पीछे गई और आखिरकार अपना बड़ा सा सिर उसकी टांगों के बीच से बाहर निकालकर सारा की तरफ मुंह बनाया। सारा लिटिल रेड के प्रदर्शन से पूरी तरह हैरान रह गई। क्या यह अब भी एक राक्षस था? उसकी बुद्धि तो बिल्कुल एक इंसानी बच्चे जैसी थी। वांग हाओ, क्या ये राक्षस तुम्हारे जैसा है? क्या नरक में सचमुच इतने बुद्धिमान राक्षस होते हैं? सारा ने घबराहट से वांग हाओ से पूछा। उसकी नजरें जियाओ होंग पर टिकी थीं। ओह प्रिय मिस सारा, मैंने तुमसे कहा था ये पृथ्वी है, तुम अभी मरी नहीं हो। अपने चारों ओर देखो, क्या यह अभी भी वही जगह है जहां तुम बेहोश होने से पहले थी? और ये लिटिल रेड है, मेरा युद्ध पालतू। ये बहुत बुद्धिमान है, डरो मत, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये वाकई अभी भी पृथ्वी है? सारा ने असमंजस में इधर उधर देखा, फिर उसका चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। वह बस स्टॉप, एक सींग वाले सुअर की लाश, वह विशाल गड्ढा, वह खाली दुकान, हाहा, ये सचमुच पृथ्वी है। क्या मैं अभी तक मरी नहीं हूं? यह एक सपने जैसा लग रहा है। वांग हाओ, क्या तुम मुझे चुटकी काट सकते हो? मेरे दादाजी कहते थे कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम सपना नहीं देख रहे हो। ये सुनकर वांग हाओ कुछ नाराज होकर बोला, तुम अपने आप को चुटकी क्यों नहीं काट लेते? सारा ने वांग हाओ की बांह पकड़ी और उसे खड़खड़ाते हुए ढोल की तरह हिलाया। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और उसने एक चुलबुले स्वर में कहा, भाई वांग हाओ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस इस छोटी सी चीज में मेरी मदद कर दीजिए। मैं खुद को चुटकी नहीं काट सकती, मुझे दर्द से डर लग रहा है। मैं खुद को चुटकी काटने की हिम्मत नहीं कर सकती। वांग हाओ ने अपना सिर नीचे किया और मन ही मन आह भरी। वह सचमुच लाड़ प्यार का विरोध नहीं कर सकता था, उसका प्रतिरोध अभी भी बहुत कम था। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। सच कहूँ तो मैं पहली बार तुम्हारे जैसी लड़की से मिला हूँ। मुझे तुमसे डर लग रहा है। मैं तुम्हें चुटकी काटूंगा, लेकिन पहले ये साफ कर दूं, मैं एक लड़का हूँ और मैं ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर मैं तुम्हें ज्यादा जोर से चुटकी काटूं तो मुझे दोष मत देना। वांग हाओ ने सारा को पहले ही यह अप्रिय बातें बता दी ताकि उसे कोई ठेस न पहुंचे और बाद में उसे कोई परेशानी न हो। हाँ, भाई वांग हाओ एक अच्छे इंसान हैं, वह निश्चित रूप से बहुत जोर से नहीं मारेंगे। छोटी लड़की को पूरा विश्वास था कि वांग हाओ एक अच्छा भाई है और उसके चेहरे पर एक मीठी खिली हुई मुस्कान थी जिसने वांग हाओ को कुछ हद तक मोहित कर दिया था। वांग हाओ एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने दूसरी ओर देखा, उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। ठीक है, मैं अब इसे चुटकी बजाता हूँ। सारा ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली, जिससे उसका बेदाग सफेद दाहिना हाथ दिखाई दिया, जिसे उसने वांग हाओ के सामने फैला दिया।
फिर उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया, आंखें कसकर बंद की और घबराहट से कहा, उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। ठीक है भाई वांग हाओ, मेरी चुटकी काटो। वांग हाओ ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और जल्दी से सारा की बांह पर रख दिया। उसने अपनी तर्जनी और अंगूठे से बहुत कम बल लगाते हुए उसकी बांह को हल्के से दबाया। उसकी उंगलियों के मुलायम मलाईदार स्पर्श ने वांग हाओ को कोई भी चालाकी करने से रोक दिया। आह! सारा के मुंह से एक खून जमा देने वाली चीख निकली, मानो किसी सुअर को काटा जा रहा हो, जिसने वांग हाओ के कान के पर्दे लगभग तोड़ दिए, जो अचानक चौंक गया। क्या मैंने ज्यादा जोर से मारा था? बिल्कुल नहीं, मुझे बस थोड़ा सा जोर लगाना याद है। ये दर्द कर रहा है, मैं दर्द महसूस कर सकता हूँ। मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। मैं अभी भी जीवित हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद भाई वांग हाओ। सारा के चिल्लाने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया, उसका छोटा सा चेहरा गुलाबी और मुस्कुराहटों से भर गया, और उसकी आंखों के कोनों में कुछ चमकते आंसू रोशनी में चमक उठे। वह सचमुच खुशी के आंसू रो रही थी। वह वांग हाओ की बाहों में दौड़ गई और अपना सिर उसकी छाती से कसकर चिपका लिया। ये पल इतना भावुक था कि सारा उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। उसके दिल में मानो सैलाब उमड़ पड़ा हो और उसके चेहरे से आंसू बह निकले, जो तेजी से वांग हाओ के कॉलर से होते हुए अंदर तक बह रहे थे। भाई वांग हाओ, क्या आपको किसी देवता ने मुझे बचाने के लिए भेजा है? वांग हाओ दंग रह गया, सोच रहा था कि सारा अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है। भाई वांग हाओ, क्या आप जानते हैं, आपकी आंखें बहुत आकर्षक हैं। मुझे वे बहुत पसंद हैं। क्या? वांग हाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। आज 3 अपडेट होंगे, एक दोपहर में और एक आज रात। अध्याय 93 पक्षियों की बीट। वास्तव में आकर्षक तो जियाओ हॉन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंखें हैं, है न? इस समय वांग हाओ कुछ घबरा गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथों का क्या करे, इसलिए उसके हाथ हवा में लटक गए। वसंत के आकर्षण से भरे और अस्पष्टता से भरे इस मधुर क्षण में वांग हाओ को बेहद असहज महसूस हुआ। सारा की खूबसूरती बेमिसाल है। उसके लंबे काले बाल थोड़े घुंघराले हैं, उसके नाजुक और खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी सी चंचलता है, उसकी लंबी पलकें बातूनी परियों की तरह फड़फड़ाती हैं, उसकी भूरी आंखें पवित्र और बेदाग हैं, और खासकर उसके आड़ू जैसे मीठे क्रिस्टल जैसे साफ होंठ किसी भी लड़के को शर्माने और उसके दिल की धड़कनें तेज करने पर मजबूर कर देंगे। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि इतनी खूबसूरत महिला ने खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया। लेकिन वांग हाओ एक बड़े लट्ठे की तरह वहीं खड़ा रहा, निश्चल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हो सकता है कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा हो और ईश्वरीय नाराजगी मोल ले रहा हो। दूर से एक कौवा अपने पंख फड़फड़ाता हुआ उन दोनों के ऊपर से उड़ता हुआ आया। जब वह वांग हाओ के सिर के पास पहुंचा तो कौवे को अचानक बेचैनी महसूस हुई और उसने प्लॉप की आवाज से एक बदबूदार बम गिरा दिया। संयोग से वह सीधे वांग हाओ की नाक पर गिरा। धिक्कार है, आसमान से पक्षियों की बीट गिर रही है। क्या दुर्भाग्य है। वांग हाओ ने मन ही मन कोसा, ये सोचकर कि वह कितना बदकिस्मत है। आजकल सिर पर चिड़िया की बीट लगने की संभावना लॉटरी जीतने से भी कम है, लेकिन आज मेरे साथ ये लगभग नामुमकिन सी बात सच में हो गई। आकाश से गिरते पक्षियों के मल के ढेर से अचानक अस्पष्ट वातावरण बिखर गया। वांग हाओ इतना शर्मिंदा था कि किसी गड्ढे में घुसकर गायब हो जाना चाहता था। यह अविश्वसनीय था, वो पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। उफ! सारा ने वांग हाओ की नाक पर काला धब्बा देखा और अपना मुंह ढकने और तब तक हंसने से खुद को नहीं रोक सकी जब तक उसके चेहरे से आंसू बहने नहीं लगे। भाई वांग हाओ, मुझे इसे साफ करने में आपकी मदद करने दीजिए। उसने वांग हाओ की नाक से पक्षी की बीट पोंछने के लिए एक सफेद रूमाल निकालते हुए कहा। वांग हाओ मना करना चाहता था, लेकिन वह सारा के आग्रह का विरोध नहीं कर सका, इसलिए उसके पास सारा को उस नाजुक सफेद रूमाल से अपनी नाक की नोक से पक्षी की बीट पोंछने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय वांग हाओ की नाक पक्षियों की बीट की बदबू से भरी हुई थी, लेकिन एक हल्की सुंदर फूलों की खुशबू फैल रही थी, जो स्पष्ट रूप से सफेद रूमाल से आ रही थी। ठीक है भाई वांग हाओ, अब सब साफ है। सारा, मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हारा रूमाल गंदा कर दिया। क्या मैं इसे वापस ले जाऊं और तुम्हें लौटाने से पहले इसे धो दूं? कोई जरूरत नहीं भाई वांग हाओ, सारा खुद को धो लेगी। ऐसा कहने के बाद उसने सावधानी से रूमाल को मोड़ा और फिर उसे अपनी भीतरी जेब में रख लिया, इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कि उसने अभी अभी पक्षियों की बीट को साफ किया था।
इस दृश्य ने वांग हाओ का ध्यान आकर्षित किया और किसी कारणवश उसे सारा की हर हरकत में अपनी छोटी बहन वांग मिंग का प्रतिबिंब दिखाई दिया, उतनी ही प्यारी, उतनी ही मासूम और दयालु। भाई वांग हाओ, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? सारा ने पूछा। मैं इस बार शिकार पर जा रहा हूँ। मेरे पास एक दिन और है, इसलिए मैं शिकार जारी रखने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की योजना बना रहा हूँ, वांग हाओ ने जवाब दिया। ओह, भाई वांग हाओ भी वूजी डोजो में शामिल हो गए हैं। शिकार का उद्देश्य योगदान अंक अर्जित करना है ना? सारा ने अनुमान लगाया। हाँ, ये सही है। मैं अभी अभी वूजी डोजो का सदस्य बना हूँ और मैं अपने खाली समय में योगदान अंक अर्जित करने की योजना बना रहा हूँ। ओह, तुम वाकई कमाल हो, अकेले शिकार पर जाने की हिम्मत दिखा रही हो। मैं भी वूजी डोजो की सिल्वर मेंबरशिप पाने के लिए शिकार मूल्यांकन में हिस्सा ले रहा था, लेकिन बदकिस्मती से मैं अपने 2 साथियों से बिछड़ गया। शायद उन्हें लगा होगा कि मैं मर गया हूँ, वरना वे मुझे ढूंढने के लिए रुक जाते। ऐसा कहने के बाद सारा की आंखों में चिंता के भाव दिखाई दिए। क्या आपके पास अपने साथियों या परिवार से संपर्क करने का कोई तरीका है? वांग हाओ ने चिंता से पूछा। सारा ने अपना सिर उठाया और शांति से कहा, मेरा स्मार्ट ब्रेसलेट टूट गया, लगता है मैं उनसे संपर्क नहीं कर सकती। मैं तुम्हें अपना कंगन उधार दे दूंगा ताकि तुम शीघ्र ही अपने परिवार से संपर्क कर सको और उन्हें चिंता से मुक्त कर सको। इतना कहने के बाद वांग हाओ ने अपनी बाईं कलाई से कंगन उतारकर सारा को दे दिया, लेकिन सारा ने उसे एक हाथ से रोक दिया। इसका कोई फायदा नहीं, भाई वांग हाओ। हमारे परिवार के कंगन विशेष रूप से बनाए गए हैं और नेटवर्क संचार एक विशेष आंतरिक चिप से एन्क्रिप्टेड है। केवल वे परिवार के सदस्य जो कंगन पहनते हैं और जिनके डीएनए का मिलान सत्यापित है, एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। आपका साधारण कंगन मेरे परिवार के सदस्यों से संपर्क नहीं कर सकता। सारा के शब्द बहुत ईमानदार थे और वांग हाओ को बहाने बनाने में शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने कंगन वापस पहन लिया। हालांकि एक अनुभवी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्साही और मास्टर रिपेयरमैन के रूप में सभी प्रकार के उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी उत्पाद, विशेष रूप से उपन्यास गैजेट जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा है, निस्संदेह सबसे आकर्षक हैं। अचानक सारा के शब्द विशेष रूप से निर्मित एक जादू की तरह लगे, जिससे वांग हाओ सारा की कलाई पर कंगन को गौर से देखने लगा, जहां घड़ी का आधा चेहरा दिखाई दे रहा था और वह दूर देखने के लिए सहन नहीं कर सका। फिगर कंपनी द्वारा हस्तनिर्मित, विशेष रूप से वर्ष 2100 के लिए विकसित घड़ी के स्टील बेजल पर एक नाजुक पैटर्न बना है जिसे बिना माइक्रोस्कोप के आम आदमी के लिए पहचानना मुश्किल है। दरअसल यह एक ऐसा शिलालेख है जो ब्रेसलेट की निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है। फिग कंपनी एक उच्च तकनीक वाली कंपनी है। प्रसिद्ध गुओका कंपनी के उच्च स्तरीय विज्ञापन के विपरीत फिग कंपनी बहुत ही कम प्रचुरधाय 97 शिकार से वापसी। इस शिकार से कुछ महत्वहीन उत्परिवर्तित पशु सामग्री प्राप्त हुई, जिसका मूल्य कई हजार स्टार सिक्कों के बराबर तो हो सकता है, लेकिन संभवतः एक भी योगदान बिंदु के बराबर नहीं होगा। सबसे बड़ा लाभ लिटिल रेड, शून्य बिल खोदने वाले जानवर को वश में करना था। बेशक जानवर की आंख की एक्स-रे दृष्टि का जागरण भी सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक था। तारांकन 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 तारांकन। वांग हाओ ने अपने औजारों को पैक करके उन्हें अपने स्थानिक रिंग में वापस रख दिया और सारा को नीचे ले गया। सारा को वांग हाओ के पास स्थानिक अंगूठी होने के बारे में जानने की उत्सुकता थी, लेकिन उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसके दादा और कई चाचाओं के पास एक अंगूठी थी। हालांकि उनके परिवार में ऐसी स्टोरेज रिंग्स कीमती हैं, लेकिन ये असामान्य नहीं है। बेशक सारा के पास फिलहाल ऐसी कोई रिंग नहीं है। हालांकि सारा के दादा ने उसके 18वें जन्मदिन पर उसे उपहार के रूप में एक स्थानिक अंगूठी देने का वादा किया था। वांग हाओ और सारा के ऊपर चले जाने के बाद जियाओ होन पहली मंजिल पर लॉबी में निगरानी के लिए रुकी रही। जैसे ही उसने वांग हाओ को नीचे आते देखा, जियाओ होन ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। जियाओ होन, क्या तुम थोड़ा सिकुड़ सकते हो ताकि तुम मेरे अंदर छिप सको? अगर तुम इस तरह मेरे पीछे आओगे तो यह न केवल मेरे माता पिता को डराएगा, बल्कि यह बहुत ध्यान आकर्षित कर सकता है और बहुत परेशानी पैदा कर सकता है। वांग हाओ ने एक आत्मा अनुबंध के जरिए जियाओ होन से संवाद किया। बस यही सोचकर कि उनके घर में अचानक एक राक्षस कैसे प्रकट हो जाएगा, उसने सोचा कि उसके माता पिता के चेहरे पर कैसी घबराहट होगी। वांग हाओ को अंदाजा था कि नतीजा अच्छा नहीं होगा। वांग हाओ के मन में एक बचकानी आवाज गूंजी, मैं सिकुड़ तो सकता हूँ, लेकिन मेरी आनुवंशिक ऊर्जा को स्थिरीकरण मंत्र द्वारा अवशोषित और सील कर दिया गया है। अगर मुझे सिकुड़ना है तो मुझे आनुवंशिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तुम्हारा खून सोखना होगा। उफ,
तुम छोटे बदमाश देर सवेर मेरे शरीर से सारा खून चूस लोगे। तुम्हें तो शून्य पिशाच जानवर भी कहा जा सकता है। वांग हाओ ने कंधे उचकाए और असहाय होकर आह भरी। उसकी तर्जनी उंगली का घाव बार बार खुल रहा था और ठीक नहीं हो रहा था, जिससे वांग हाओ को चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी पूरी उंगली ही खराब न हो जाए। इस बार उसने दूसरी उंगली पर हाथ फेरा और अपनी बाईं छोटी उंगली को अपने छोटे से लाल मुंह के कोने तक ले गया। आगे बढ़ो और सांस लो, लेकिन लालची मत बनो वरना मैं मर जाऊंगा। लिटिल रेड ने फुसफुसाते हुए वांग हाओ का बायां हाथ दोनों पंजों से पकड़ लिया, मानो कोई बच्चा बोतल पकड़े हुए हो। उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। उसने अपना छोटा सा मुंह खोला, जिसके अंदर 2 पंक्तियों में नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे, और वांग हाओ की बाईं छोटी उंगली पर काट लिया। फिर अपने गालों को फुलाकर उसने भोजन को चूसा और जल्द ही उसके चेहरे पर एक लाली, नशे की लाली उभर आए। उसी समय वांग हाओ को अपनी बाईं छोटी उंगली में चुभता हुआ दर्द महसूस हुआ। कहा जाता है कि 10 उंगलियां हृदय से जुड़ी होती हैं और ये दर्द असहनीय था। वांग हाओ ने दर्द से अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पास में खड़ी सारा अपनी आंखें ढकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह वांग हाओ के चेहरे पर पीड़ा और क्रूरता का भाव नहीं देखना चाहती थी। भाई वांग हाओ, आप कैसे हैं? क्या आप जियाओ होन को स्तनपान करा रहे हैं? आप वास्तव में जियाओ होन को अपने खून से दूध पिला रहे हैं। आप बहुत महान हैं। सारा ने अपनी आंखें ढक ली और जोर से वांग हाओ की प्रशंसा की। अरे, मुझे इसके लिए मजबूर किया गया, ठीक है। स्तनपान, मैं उन्हें खिलाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हूँ, ठीक है। वांग हाओ के गाल पर एक आंसू लुढ़क गया, उसके दिल का दर्द शब्दों से परे था। लगभग 10 सेकंड बाद जियो होंग ने चूसना बंद कर दिया, वांग हाओ की बाईं छोटी उंगली को छोड़ दिया, अपने होठों पर बचे हुए खून के धब्बों को चाटा और उसके चेहरे पर नशे की झलक दिखाई दी। ठीक है, अब मेरे पास रूपांतरित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। लेकिन मुझे किस में रूपांतरित होना चाहिए? वांग हाओ ने अपनी बाईं छोटी उंगली वापस खींच ली और दूसरी उंगली से दबाकर खून बहना बंद कर दिया। अचानक उसे एक प्रेरणा सूझी। लिटिल रेड, तुम एक पेंडेंट के आकार में क्यों नहीं सिमट जाती? इस तरह मैं तुम्हारे गले में एक लाल धागा बांध सकता हूँ। जब तक तुम अपनी आभा को छुपाए रखोगी और दूसरों के सामने स्थिर रहोगी, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के लिए तुम्हें पहचानना मुश्किल होगा। ठीक है। उसके बोलना खत्म होने से पहले ही जियाओ होन के शरीर से एक लाल रोशनी निकली और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। लाल रोशनी से घिरने के बाद उसका पूरा शरीर एक चमकते हुए प्रकाश के गोले जैसा लग रहा था। फिर प्रकाश का गोला तेजी से सिकुड़ता गया, शुरुआत में आधा मीटर व्यास से अंत में सिर्फ एक कबूतर के अंडे के आकार का रह गया। फिर लाल रोशनी गायब हो गई और जमीन पर बटेर के अंडे के आकार का एक शून्य खोदने वाला जानवर दिखाई दिया। उसका शरीर गहरे लाल रत्न क्रिस्टल से बना था और वह एक साधारण क्रिस्टल पेंडेंट जैसा ही लग रहा था। अगर कोई उसे ध्यान से न देखे तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह पता लगाना मुश्किल होगा कि वह क्रिस्टल वास्तव में एक जीवित प्राणी था। 3 घंटे बाद वांग हाओ सारा को जियांगन शहर के पश्चिमी हिस्से में ले आया। अब तक अंधेरा हो चुका था, शहर की सुरक्षा छतरी बंद हो चुकी थी और सड़कें सुनसान थीं। कभी कभार खाने की तलाश में निकलते विशालकाय चूहों के अलावा आसपास बहुत कम लोग थे। भाई वांग हाओ, क्या ये वही जगह है जहां आप रहते थे और बड़े हुए थे? हाँ, ये सही है। सारा आंखें फाड़े चारों ओर देख रही थी। उसके लिए एक उच्च वर्गीय ग्रह की युवती जो एक धनी परिवार में पली बड़ी थी, पृथ्वी के साधारण इलाकों की हर चीज जो खंडहरों से अलग नहीं थी, एक दुर्लभ दृश्य था जो उसने अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। वांग हाओ परिचित गलियों में आसानी से आगे बढ़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका जाना पहचाना घर बस कोने में ही हो। हालांकि उसकी पहली शिकार यात्रा छोटी थी, सिर्फ एक दिन की, फिर भी घर लौटकर उसे एक खास एहसास हुआ। अपने घर के उस जाने पहचाने दरवाजे पर पहुंचते हुए जो 29वीं मंजिल पर था, जहां वांग हाओ 18 सालों से रह रहा था। आमतौर पर इस समय उसके माता पिता खाना खा चुके होते, उसके पिता रात की पाली में काम करने के लिए फैक्ट्री में वापस आ जाते और उसकी मां परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए सिलाई का छोटा मोटा काम कर रही होती। वांग हाओ ने 29वीं मंजिल की ओर देखा और अचानक उसे एक प्रबल पूर्वाभास हुआ। अरे नहीं, लिविंग रूम की लाइट जल रही है। वांग हाओ के माता पिता बहुत ही मितव्ययी लोग हैं। वे रोजमर्रा के खर्चों में जितना हो सके बचत करने की कोशिश करते हैं। वे आमतौर पर सिर्फ रात के खाने के समय ही डाइनिंग रूम की लाइट जलाते हैं और खाने के बाद उसे बंद कर देते हैं। लिविंग रूम और बेडरूम की लाइटें तो लगभग कभी नहीं जलाते। इस समय लिविंग रूम की लाइटें जल रही हैं, जिसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है।
क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे घर में चोरी हो गई हो? अगर चोर ही हुआ तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा कुछ पैसे तो गंवा ही देगा। लेकिन अगर डकैती हुई तो? प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग हाओ को पसीना आ गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। कृपया कृपया कुछ मत होने दो। वांग हाओ ने मन ही मन प्रार्थना की, फिर सारा की ओर मुड़कर कहा, सारा, मेरे घर पर कुछ हुआ होगा। नीचे मेरा इंतजार करो, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि कोई खतरा नहीं है तो मैं तुम्हें लेने नीचे आऊंगा। ये कहने के बाद वह सारा के जवाब का इंतजार किए बिना ही सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत अपने पैरों में झोंक दी। वांग हाओ के पैर तेज थे और वह आमतौर पर एक बार में 2 कदम ही चल पाता था, लेकिन इस बार उसने एक बार में 4 कदम उठाए। उसकी भी अपनी सीमा थी। उसने 600 से ज्यादा सीढ़ियों वाली 29 मंजिला सीढ़ी 1 मिनट से भी कम समय में चढ़ ली, बिना एक पल भी रुकने की हिम्मत किए। अपने घर के पास पहुंचते ही वांग हाओ कोने में खड़ा हो गया और अपने आसपास की किसी भी हलचल पर ध्यान से नजर रखने और सुनने लगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि 29वीं मंजिल पर कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं है, वह सावधानी से अपने दरवाजे की ओर चल पड़ा। शुक्र है कि ताले पर जबरन प्रवेश का कोई निशान नहीं था और दरवाजा भी बिना किसी नुकसान के सही सलामत था। मुझे उम्मीद है कि मेरी चिंताएं अनावश्यक थीं। आज 3 अपडेट होंगे, एक दोपहर और एक शाम को। 100 बुक कॉइन इनाम के लिए पाठक हिस्टोरिकल रेडियंस का धन्यवाद। आप सभी के सिफारिश वोट के लिए धन्यवाद। अध्याय 98 लाल बालों वाला छिपकली राक्षस। वांग हाओ ने मन ही मन राहत की सांस ली, उसका दिल, जो अब तक बेचैन था, आखिरकार शांत हो गया। फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और धीरे से 3 बार दस्तक दी। माँ और पिताजी, मैं घर आ गया हूँ। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से एक परिचित माँ की आवाज आए। ओह, दरवाजा खुला नहीं है। बस घुंडी घुमाओ और खुल जाएगा। आवाज उसकी माँ की जानी पहचानी थी, लेकिन वांग हाओ को लगा कि उसमें कुछ अजीब है। उसके दिल में एक सतर्कता का भाव घर कर गया। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल घुमाने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजा अचानक जोर से खुल गया और दरवाजे के पैनल के बीच में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया। हरे रंग के शल्कों से ढका एक बड़ा सा हाथ, जिसके नुकीले पंजे जैसे नाखून थे, दरवाजे के अंदर से बाहर निकला। खतरा। वांग हाओ ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अवचेतन रूप से अपनी स्विमिंग फिश स्टेप्स तकनीक को सक्रिय किया और अजीब हाथ से अचानक हमले से बचने के लिए अपने शरीर को एक तरफ मोड़ दिया। उस अजीब हाथ ने बेरहमी से अपनी हथेली पीछे खींची, फिर अपनी मुट्ठी लकड़ी के दरवाजे पर जोर से पटकी, जिससे पूरा दरवाजा पल भर में टूट गया। लकड़ी के टुकड़े वांग हाओ पर बाढ़ की तरह बरस पड़े। वांग हाओ समय रहते बच नहीं पाया और उसकी छाती पर लकड़ी का एक टुकड़ा आकर लगा। उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे किसी भारी हथौड़े से वार किया गया हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके गले से एक मीठा सा स्वाद आया और उसने मुंह में काला खून थूक दिया। तभी उसके चेहरे पर कुछ नरमी आई। क्या आश्चर्यजनक शक्ति है। लकड़ी का दरवाजा एक ही मुक्के से चकनाचूर हो गया और लकड़ी का एक टुकड़ा उड़कर वांग हाओ को अंदरूनी चोटें पहुंचाने लगा। हालांकि वांग हाओ कुछ हद तक लापरवाह था, फिर भी इस आदमी की ताकत वांग हाओ से कहीं ज्यादा थी। वांग हाओ को तुरंत यह एहसास हो गया, कम से कम अब वह ऐसा नहीं कर सकता था। हे, तो आप वांग हाओ हैं। मेरे हमले से बच निकलने के लिए आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। वांग हाओ पर हमला करने वाले हमलावर ने अचानक अपना असली चेहरा दिखा दिया। उस व्यक्ति को एक नजर देखते ही वांग हाओ को उल्टी सी आ गई। वांग हाओ के सामने 2 मीटर से ज्यादा लंबा एक मानवरूपी राक्षस खड़ा था। उसे राक्षस इसलिए माना गया क्योंकि 2 पैरों पर सीधा चलने और इंसानी भाषा बोलने के अलावा वह लगभग एक विशाल हरी छिपकली थी। उसने ढीली लाल पतलून पहनी हुई थी और उसके ऊपरी शरीर और हाथों की खुली त्वचा हरे रंग के शल्कों से ढकी हुई थी। उसके हाथ और पैर असामान्य रूप से बड़े थे और छिपकली के पंजों की तरह शल्कों से ढके हुए थे। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसका सिर बिल्कुल छिपकली जैसा था, जिसकी पुतलियों में हल्के सुनहरे रंग के सीधे छेद थे। उसका खुला हुआ मुंह इतना चौड़ा था कि वह शायद एक पूरा बास्केटबॉल निगल सकता था। छिपकली से उसका बस एक ही अंतर था, उसके सिर पर घने लहराते लाल बाल। सिर्फ यही एक चीज थी जो दिखने में इंसान जैसी थी। इस लाल बालों वाले छिपकली जैसे राक्षस ने अपना विशाल मुंह खोला और अपनी आधा मीटर लंबी बैंगनी रंग की कांटेदार जीभ निकाली। उसकी 2 सुनहरी खड़ी पुतलियां वांग हाओ को घूर रही थीं, उसे सिर से पैर तक गौर से देख रही थीं। फिर, मानो आसपास कोई और न हो, उसने अपनी बाईं कलाई पर पहना हुआ स्मार्ट ब्रेसलेट खोला और उस पर लगे हत्याकांड के मिशन की तस्वीर से उसकी तुलना की। तुमने मेरे माता पिता के साथ क्या किया है, तुम छिपकली राक्षस?
वांग हाओ बहुत चिंतित था क्योंकि उसने अपने घर में गंदगी देखी और ये तथ्य कि उसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। बच्चे, तुम सच में बहुत बुरे हो। किसी ने काले बाजार की हत्या की सूची में तुम्हारे सिर पर 10 लाख डॉलर का इनाम रखा है। जहां तक तुम्हारे माता पिता की बात है, उनके पास कोई इनाम राशि नहीं है, इसलिए मैं अपनी उंगलियां गंदी नहीं कर सकता। मैं एक पेशेवर हत्यारा हूं, मैं सिर्फ मिशन करता हूं, मैं निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाता। वांग हाओ ने राहत की सांस ली, लेकिन और भी हैरान रह गया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, इनाम किसने जारी किया? वांग हाओ स्वाभाविक रूप से निडर था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी की ताकत अज्ञात थी, उसे यकीन था कि वह जियाओ होन का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसने साहपूर्वक आवाज का पीछा किया और पूछा, बहुत हो गई बकवास। मैं एक पेशेवर हत्यारा हूं। मैं अपने मालिक की जानकारी उजागर करने की हद तक नहीं गिरूंगा। बच्चे, मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। याद रखना, अगले जन्म में कम ही रहना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम नाराज नहीं कर सकते। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरे द्वारा मारे जाने के लिए तैयार रहो। वांग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा और दांत पीसते हुए, ये तेरा शक्तिशाली शब्द कहे। हा टिल्डर, क्या मैं कोई हास्य व्यंग सुन रहा हूं? तुम में जोकर बनने की क्षमता है, लेकिन अगर तुम मुझे हंसा भी दो तो भी मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। इसका दोष तुम्हारी जिंदगी को दे दो जो बहुत कीमती है। मर जाओ। लाल बालों वाले छिपकली राक्षस ने बोलना समाप्त करने के बाद वह जोर से हंसने लगा और अपने 2 बेसिन आकार के हाथों से वांग हाओ के चेहरे पर थप्पड़ मारा। चूंकि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लिटिल रेड, अब ये तुम पर निर्भर है। शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि वांग हाओ की छाती पर लगे क्रिस्टल पेंडेंट से अचानक लाल रोशनी की 2 किरणें निकली और लाल बालों वाले छिपकली राक्षस की 2 हल्की सुनहरी खड़ी पुतलियों में एक झटके में गायब हो गईं। इसके तुरंत बाद लाल बालों वाला छिपकली राक्षस मानो वहीं जम गया। वांग हाओ की ओर लक्षित उसका हाथ उसके गाल से बस 1 इंच की दूरी पर रुक गया। ऐसा लग रहा था मानो वह एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया हो। उसकी सांसों और धड़कनों के अलावा, जो अभी भी जीवन के संकेत दे रही थी, कोई और संकेत नहीं था कि वह अभी भी जीवित है। भाई, मैंने इस छोटी छिपकली की आत्मा को पहले ही कैद कर लिया है। अब तुम इसके साथ जो चाहो कर सकते हो। जियाओ होंग, अब से मुझे बड़ा भाई कहना। कृपया अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं। ठीक है, ये तैयार है। लाल बालों वाला छिपकली राक्षस मानो किसी बुरे सपने से अचानक जाग गया हो। उसने अचानक अपनी आंखें खोली, उसका माथा ठंडे पसीने से तर था और वह डर के मारे वांग हाओ को घूर रहा था। अब वह केवल अपनी गर्दन और ऊपर का हिस्सा ही हिला पा रहा था। उसका पूरा शरीर मानो जम गया था और हिलने डुलने में असमर्थ था। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि अभी कुछ ही पल पहले उसे दुनिया की सबसे भयानक घटना का अनुभव हुआ था। एक दृढ़ और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति का भी इस क्षण मानसिक सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता। अगर उसकी पैंट गीली न होती तो यह चमत्कार ही होता। तुमने ये कैसा जादू किया है? मैं हिल क्यों नहीं सकता? और तुमने मेरे दिमाग में क्या डाल दिया है? क्या ये भयानक तस्वीरें नरक हैं? तुम कौन हो? वांग हाओ ने एक कुर्सी खींची और धीरे से लाल बालों वाले छिपकली राक्षस के सामने बैठ गया और ठंडे स्वर में पूछा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न हैं। अगर तुम ईमानदारी से जवाब दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अन्यथा मुझे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके उत्परिवर्तित भेड़ियों को खिलाने के लिए जंगल में फेंकने में कोई आपत्ति नहीं है। पहला सवाल, आपकी यह विचित्र शक्ल क्या है? कोई इंसान छिपकली जैसा कैसे दिख सकता है? लाल बालों वाले छिपकली राक्षस से जब ये सवाल पूछा गया तो मानो उसके गले में मछली की हड्डी अटक गई हो। वह बोलने में हिचकिचा रहा था, मानो उसके दिल की सबसे अप्रिय बात कह दी गई हो। अगर उससे ये सवाल सामान्य रूप से पूछा जाता तो वह निश्चित रूप से क्रोधित हो जाता और शायद जान भी ले लेता। लेकिन अब वह किसी और की छत के नीचे था और उसके पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी जान उनके हाथों में थी। हालांकि उसके दिल में एक गांठ थी जिसके बारे में बात करना मुश्किल था, फिर भी जिंदा रहने के लिए उसके पास कहानी सुनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सर, मैं आपकी महानता से अनजान था। अगर मुझे पता होता कि आप एक गुरु हैं तो मैं आपको चुनौती देने की हिम्मत ही न करता। मेरे अनुभव वाकई दिल दहला देने वाले हैं और जो कोई भी उन्हें सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहानी 20 साल पहले शुरू होती है। उद्धरण चिन्ह। संक्षेप में, लाल बालों वाले छिपकली राक्षस का असली नाम डिकेंस है। वह मूल रूप से भूमिगत काला बाजार का एक शीर्ष मुक्केबाज था।
अपनी प्रेमिका और बहन के महंगे इलाज के खर्च के लिए उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काला बाजार से खरीदा गया एक प्रतिबंधित जीन सीरम लेने में जरा भी संकोच नहीं किया। नतीजतन सीरम ने एक अपरिवर्तनीय त्रुटि पैदा कर दी, जिसके कारण वह एक राक्षस बन गया। अध्याय 99 डिकेंस को वश में करना। इस संसार में कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है, न ही कोई व्यक्ति जीवन भर अच्छा व्यक्ति बनकर जन्म लेता है। डिकेंस की कहानी सुनकर वांग हाओ को दया आ गई, लेकिन वांग हाओ डिकेंस के कार्यों से सहमत नहीं थे। अपने प्रियजन को बचाना बुरे काम करने का बहाना नहीं है। जीवन बचाना एक अच्छा कार्य है, लेकिन यदि एक व्यक्ति को बचाने के लिए कई अन्य लोगों के जीवन का आदान प्रदान करना पड़े, तो क्या ऐसा अच्छा कार्य वास्तव में अच्छा है? डिकेंस, यदि मेरे पास आपको सामान्य मानव रूप में वापस लाने का कोई तरीका होता, तो क्या आप जीवन भर मेरी सेवा करने को तैयार होते? वांग हाओ के शब्द मानो बम की तरह थे, जो डिकेंस के दिमाग में तुरंत फट पड़े। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया में इतना अच्छा इंसान भी हो सकता है। एक बेघर अनाथ के रूप में, जिसका कोई सहारा नहीं था, उसने दुनिया में बहुत कुरूपता, अंधकार और गंदगी देखी थी। उसके विश्वास में उसकी प्रेमिका ही परिवार का एकमात्र सदस्य थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था और जिसकी रक्षा में वह अपना पूरा जीवन लगा सकता था। समय के अंधकार में लंबे समय से तबाह हो चुके एक राक्षस के लिए, जो न तो इंसान बना और न ही भूत, जीने की एकमात्र प्रेरणा शायद अपनी प्रेमिका की रक्षा करना है। हालांकि अब जब भी वह अपनी प्रेमिका की आंखों में अपना भयावह रूप देखकर डरी हुई नजर देखता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में 1000 तीर चुभ गए हों। अपने सामान्य मानवीय रूप को पुनः प्राप्त करना उसका निरंतर लक्ष्य बन गया है। लेकिन अचानक कोई दावा करता है कि वह इस सपने को साकार कर सकता है, और यह व्यक्ति तो सिर्फ 18 साल का एक छात्र है जिसने अभी तक स्नातक भी नहीं किया है। यह एक अवास्तविक सपना लगता है। डिकेंस निश्चित रूप से वांग हाओ के शब्दों पर आसानी से विश्वास नहीं कर सके। आप मुझसे ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं यह मान लूं कि मेरा आनुवंशिक उत्परिवर्तन इतना जटिल है कि जियांगन सिटी फार्मासिस्ट एसोसिएशन के 3 सितारा कीमियागर चेयरमैन क्यूई भी असहाय हैं। आप, एक साधारण बदमाश, ये कैसे मान लेते हैं कि आप में मुझे एक सामान्य मानव रूप देने की क्षमता है? यदि ऐसा कहने का आपका उद्देश्य केवल मेरे नियोक्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो इसके बारे में सपने में भी मत सोचिए। मैं, डिकेंस, कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो एक हत्यारे की नैतिकता का उल्लंघन करता हो, भले ही आप मुझे मार डालें। वांग हाओ ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने उन्हें कुछ असली हुनर नहीं दिखाया, तो वे उसे सचमुच नीची नजरों से देखेंगे। डिकेंस को भर्ती करने का वांग हाओ का अचानक विचार 2 कारणों से आया। पहला, उसने डिकेंस और खुद में कई समानताएं देखीं। दोनों के पास लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, वे समाज के निचले पायदान पर रहते थे और उनके पास बुनियादी नैतिक सिद्धांत और नैतिक मानदंड थे। दूसरा, वह अपने माता पिता को एक विश्वसनीय और कुशल अंगरक्षक प्रदान करना चाहता था। हाल ही में वांग हाओ ने कई लोगों को नाराज किया था, और उसे नहीं पता था कि भविष्य में वह और कितने लोगों को नाराज करेगा। वह अपना सारा समय अपने माता पिता और रिश्तेदारों के अंगरक्षक के रूप में नहीं बिता सकता था, इसलिए उसे दया आ गई और उसने डिकेंस को भर्ती करने का फैसला किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि डिकेंस जिद्दी और वफादार था, जो वांग हाओ की पसंद के बिल्कुल अनुकूल था। ठीक है, मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा। क्या तुम उस अंगूठी को पहचानते हो जो मैंने पहनी है? डिकेंस, मैं अपना सिर हिलाया। यह एक स्थानिक वलय है। इसके अंदर एक अलग जगह है जहां आप चीजें रख सकते हैं। पृथ्वी पर उन लोगों की संख्या जिनके पास स्थानिक वलय है, आप एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। इसके अलावा स्पॉटेड टाइगर पोशन की यह बोतल मैंने अभ्यास के तौर पर यूं ही बना ली थी, जिसका मतलब है कि मैं एक फार्मासिस्ट हूं, और इतिहास में सबसे कम उम्र का फार्मासिस्ट हूं। डिकेंस की आंखें चौड़ी हो गईं। वांग हाओ के शब्द उसके कानों में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजे, जिससे उसका दिमाग झंझना उठा। मजाक, फार्मासिस्ट, सच में। अंत में आपके सामने सबसे सरल तथ्य यह है, क्या आप जानते हैं कि आप अपना पूरा शरीर क्यों नहीं हिला सकते? यह मत समझिए कि यह किसी प्रकार का जादू है। सबसे पहले, इस दुनिया में जादू टोना होता है या नहीं, यह एक अलग बात है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा शक्तिशाली तरीका देखा है? डिकेंस ने अपना सिर जोर से हिलाया और वांग हाओ की बातों पर विश्वास करने लगा। यदि उपरोक्त बातें ये साबित नहीं करती कि मुझमें आपको सामान्य मानव रूप में वापस लाने की क्षमता है, तो मान लेते हैं कि अभी मुझमें आपको सामान्य रूप में वापस लाने की क्षमता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में मुझमें ये क्षमता नहीं होगी, है ना?
राष्ट्रपति शिन कितने साल के थे जब वे 3 सितारा फार्मासिस्ट बने, जबकि मैं केवल 18 साल का था और मैं पहले से ही 3 सितारा औषधियों को परिष्कृत कर सकता था। इसके बारे में ध्यान से सोचो। यदि आप मेरे लिए काम करने को तैयार हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपको यथाशीघ्र सामान्य मानव रूप में वापस लाने में मदद करूंगा। कैसा रहेगा? वांग हाओ के शब्दों की श्रृंखला ने डिकेंस को मोहित कर लिया। क्या तुम सचमुच इतने दयालु हो या कोई योजना बना रहे हो? तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें जहर नहीं दूंगा, न ही तुम्हारे शरीर। अध्याय 103 10 महान यातनाएं। ये देखकर कि वांग हाओ अविचलित रहा, फैटी कांग इतना चिंतित हो गया कि उसने अपना सिर और गाल खुजा लिए। अहम बच्चे, तुम तर्क नहीं सुनोगे, इसलिए मुझे तुम्हें मास्टर कांग की 10 क्रूरतम यातनाओं से सबक सिखाना होगा, तभी तुम सही ढंग से व्यवहार करोगे। कांग पांगाजी के बोलते ही उसके हाव भाव गंभीर हो गए, उसका मोटा चेहरा कांपने लगा, माथे से पसीना टपकने लगा और उसकी गोरी त्वचा लाल हो गई। अचानक उसकी भौहों के बीच से एक बैंगनी बिजली निकली और तुरंत वांग हाओ की आंखों में समा गई। एक पल में वांग हाओ की चेतना का सागर उमड़ पड़ा और उसके चेतना सागर के भीतर का स्थान बैंगनी बिजली और गड़गड़ाहट से भर गया। उसी समय वांग हाओ कांपने लगा, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके पूरे शरीर से लगातार बिजली के बैंगनी चाप निकल रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। इस फैटी कांग ने वास्तव में अपनी हत्या के इरादे और मानसिक शक्ति को एक अदृश्य हमले की बिजली में मिला दिया, जिसने वांग हाओ की चेतना के समुद्र पर आक्रमण किया और कहर बरपाना शुरू कर दिया। बेशक फैटी कांग ने उसे नहीं मारा, उसने वांग हाओ की चेतना में अपनी घुसपैठ की सीमा को भी ध्यान से नियंत्रित किया था और उसे पूरा विश्वास था कि वह वांग हाओ की चेतना को नुकसान पहुंचाए बिना ही नतीजे निकाल सकता है। हे चलो गर्म होने के लिए एक इलेक्ट्रोक्यूशन स्पा से शुरुआत करते हैं। कैसा लग रहा है बच्चे? अच्छा लग रहा है। क्या अब तुम सच बताओगे? वांग हाओ ने अपने दांतों को इतनी जोर से भींच लिया कि उसके मसूड़ों से खून रिसने लगा और उसका चेहरा कुछ क्रूर लग रहा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। खांसी, ये तो अच्छा लगा, लेकिन मैंने इससे भी बेहतर बिजली का झटका आजमाया है। जैसा मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं दिखा। वांग हाओ ने मुंह में खून खांसकर बाहर निकाला, उसका चेहरा लाल हो गया। यहां तक कि पके हुए बत्तख की भी चोंच जिद्दी होती है। उसी समय चेतना के समुद्र में ड्रैगन कोकून ने महसूस किया कि उसके चेतना के समुद्र पर एक विदेशी ताकत द्वारा आक्रमण किया जा रहा है और हत्या के इरादे और बिजली के साथ मिश्रित विदेशी बैंगनी आध्यात्मिक शक्ति के अदृश्य हमले का विरोध करना शुरू कर दिया। बैंगनी बिजली का एक तेज झोंका हवा में चमका और तुरंत ड्रैगन के कोकून पर आ गिरा। सुनहरे कोकून के बाहरी आवरण पर बैंगनी बिजली के एक तेज झोंके के बाद बिजली का वह झोंका चमत्कारिक रूप से कोकून द्वारा अवशोषित कर लिया गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसी समय बैंगनी बिजली का एक दूसरा झोंका भी कोकून द्वारा तुरंत अवशोषित कर लिया गया, उसके बाद तीसरा, चौथा, और इसी तरह बैंगनी बिजली के झोंके लगातार कोकून से टकराते रहे और कोकून द्वारा अवशोषित होते रहे। बैंगनी बिजली को अवशोषित करने के बाद ड्रैगन कोकून के अंदर छोटे जीव ने अपनी आत्मा में एक कंपन का अनुभव किया, जिससे खुशी की भावना की लहरें निकल रही थीं। क्या एक सच्चे ड्रैगन की आत्मा वास्तव में हत्या के इरादे और आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर सकती है? इस खोज ने वांग हाओ को रोमांचित कर दिया। साथ ही थोड़ी ही देर बाद उसकी चेतना के सागर में व्याप्त बैंगनी बिजली लगभग पूरी तरह से ड्रैगन कोकून द्वारा निगल ली गई और वांग हाओ ने भी महसूस किया कि उसके शरीर पर दबाव धीरे धीरे गायब हो रहा है। बैंगनी बिजली को अवशोषित करने के बाद ड्रैगन कोकून में मौजूद छोटा जीव अभी भी संतुष्ट नहीं लग रहा था। उसकी आत्मा खुशी से झूम उठी और उसने वांग हाओ के लिए तीव्र प्यास व्यक्त की, इस बैंगनी बिजली को और अधिक पाने की आशा में। वे बैंगनी बिजली के बोल्ट एक उच्च स्तरीय ऊर्जा शरीर से संबंधित हत्या के इरादे और आध्यात्मिक शक्ति का एक संयोजन थे। वे ड्रैगन कोकून द्वारा अवशोषित हो गए और कोकून के भीतर असली ड्रैगन आत्मा की जीवन ऊर्जा में उतार चढ़ाव धीरे धीरे तेज होता जा रहा था। फैटी कांग उलझन में था, बस उससे लग रहा था कि वांग हाओ के चेतना सागर में उसने जो बैंगनी बिजली डाली थी वह धीरे धीरे संपर्क खो रही थी। अजीब है, इस बच्चे का चेतना सागर कितना अस्थिर है। लगता है मुझे इसकी तीव्रता बढ़ानी होगी। अब कुछ और चीजें डालने का समय आ गया है। तो इस बार फैटी कांग ने बैंगनी बिजली का उत्पादन दोगुना कर दिया और तुरंत ही एक बैंगनी बिजली का तूफान वांग हाओ के चेतना सागर में छा गया। घनी बैंगनी बिजली ने एक छोटा बैंगनी बिजली का बादल भी बना दिया, जो वांग हाओ के चेतना सागर के स्थानिक अवरोध पर लगातार बमबारी कर रहा था।
हालांकि इस बिजली के झटके की तीव्रता दोगुनी हो गई, फिर भी वांग हाओ पूरी तरह से सहज महसूस कर रहा था। उसकी चेतना के सागर में मौजूद बैंगनी बिजली का ज्यादातर हिस्सा लालची ड्रैगन कोकून ने निगल लिया, जबकि बचा हुआ छोटा सा हिस्सा वांग हाओ के शरीर ने सोख लिया। हालांकि वांग हाओ ने वार सहने की कला में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन ये शारीरिक रक्षा तकनीक केवल शारीरिक हमलों के विरुद्ध ही कारगर थी, और फैटिकांग जैसे अदृश्य हमलों के विरुद्ध इसकी रक्षात्मक क्षमता लगभग शून्य थी। सौभाग्य से वांग हाओ की शारीरिक शक्ति अत्यंत असामान्य स्तर पर पहुंच गई थी, और हालांकि बैंगनी बिजली का बचा हुआ छोटा सा अंश उसके शरीर पर भड़क रहा था, फिर भी वह अंततः उसे झेलने में कामयाब रहा। 10 सेकंड बाद फैटिकांग पसीने से लथपथ हो गया, जबकि वांग हाओ पूरी तरह से सुरक्षित था। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी और वह मुस्कुरा रहा था। अजीब बात है, क्या इस बच्चे का कोई विशेष शरीर हो सकता है जो मानसिक हमलों से प्रतिरक्षित हो? धिक्कार है, कोई बात नहीं, बिजली काम नहीं करती, चलो एक और कोशिश करते हैं। स्वर्गीय अग्नि हृदय को जला रही है, देखते हैं इस बार तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। हृदय को जलाने वाली ये दिव्य अग्नि पिछले बिजली के झटके से 10 गुना ज्यादा दर्दनाक है। हर कोई कहता है कि हृदय का दर्द मानव शरीर का सबसे दर्दनाक और पीड़ादायक एहसास होता है। ये दिव्य अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति की ज्वाला से निकला एक भौतिक प्रहार है। यह न केवल एक आध्यात्मिक प्रहार है, बल्कि वास्तविक क्षति भी पहुंचाता है। दूसरे शब्दों में, ये सजा हृदय को सचमुच भून सकती है या उसे जलाकर राख भी कर सकती है। स्वर्गीय अग्नि हृदय को जला देती है। कांग पांगाजी का पूरा शरीर कांपने लगा, उसके पैर पत्तों की तरह हिल रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बासी हवा की एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अपने हाथों को अपनी भौहों पर रखा और गौर से देखा, तभी उसकी आंखों से एक लाल लौ निकली और वांग हाओ की भौहों के बीच चेतना के सागर में समा गई। वांग हाओ ने इस बार लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखें आग के एक अंतहीन सागर से घिरी हुई लग रही थीं, और उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ लग रहा था। उसकी चेतना के सागर में आध्यात्मिक ऊर्जा का सागर और भी असाधारण था। मूल रूप से शांत और तरंगहीन आध्यात्मिक ऊर्जा सागर लाल लपटों से सना हुआ था, मानो उबलते तेल को मशाल में डालकर तुरंत प्रज्वलित कर दिया गया हो। चेतना का पूरा सागर तुरंत आग की लपटों में घिर गया। आध्यात्मिक शक्ति द्वारा आत्मा की अग्नि को जागृत करने के बाद आध्यात्मिक शक्ति का रूपांतरण शुरू हो जाता है। एक बार जब आत्मा की अग्नि राख से अनंत और शाश्वत रूप से पुनर्जन्म ले सकती है, तो आध्यात्मिक शक्ति को आक्रमण के एक शक्तिशाली साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कांग पांगजी की मानसिक शक्ति कम से कम स्टारफॉल स्तर पर है, जो कि बीस्ट क्लैन कमांडर स्तर के समान स्तर है, इसलिए वह दसियों किलोमीटर दूर से जियोहोन की उपस्थिति को महसूस करने में सक्षम था। वांग हाओ की मानसिक शक्ति अभी हाल ही में स्टारफायर क्षेत्र में आई थी। सामान्य तौर पर वांग हाओ के लिए स्टारफॉल स्तर के विशेषज्ञ के मानसिक शक्ति के हमले का एक भी वार झेलना बिल्कुल असंभव होगा। हालांकि वांग हाओ बच निकलने में कामयाब रहा, और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि 1 दर्जन से भी ज्यादा बार। फैटिकांग को और भी हैरानी इस बात से हुई कि वांग हाओ की क्षमता इससे कहीं ज्यादा थी। बच्चे, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने समय तक टिक सकते हो। तुमने मुझे स्वर्गीय अग्नि जलते हुए हृदय का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए तुम्हारे पास असाधारण आध्यात्मिक शक्ति और चेतना का एक गहरा सागर है, कुछ प्रतिभा है। लेकिन वास्तव में जीवित रहना असंभव है। बेहतर होगा कि तुम दया की भीख मांगो। कांग द फैटी अब वांग हाओ से बिल्कुल अलग हो गया है। दोनों ही खच्चरों की तरह जिद्दी हैं और कोई भी एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं है। अब यह प्रश्न नहीं रह गया है कि सत्य बोला जाए या नहीं, यह इस बिंदु तक पहुंच गया है कि कोई व्यक्ति आश्वस्त है या नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वांग हाओ ने दांत पीसते हुए 3 शब्द थूक दिए। उसके पूरे शरीर से भाप निकलने लगी, जो स्वर्गीय अग्नि द्वारा वाष्पित जलवाष्प थी। अगर यह और लंबा खींचता तो वांग हाओ शायद निर्जलित हो जाता और पूरी तरह पकने से पहले ही मर जाता। मैं इसे स्वीकार करने के बजाय मरना पसंद करूंगा। ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। ये कहकर फैटिकांग ने समय गिनना शुरू कर दिया। अध्याय 104, मानसिक शक्ति में स्टारडस्ट क्षेत्र की सफलता। जहां उत्पीड़न है, वहां प्रतिरोध भी है। ये कथन इस समय वांग हाओ पर भी लागू होता है। वांग हाओ का शरीर लगातार अपनी शारीरिक क्षमता का अन्वेषण कर रहा था। उसने पहले जो दवाइयां ली थीं, उनका असर ज्यादातर उसके शरीर के भीतर ही छिपा हुआ था। अब कांग पांगाजी के मानसिक हमले से उत्तेजित होकर वह मानो हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे में चिंगारी से प्रज्वलित होकर एक जोरदार विस्फोट कर रहा था।
इसी क्षण वांग हाओ की चेतना के सागर में एक जोरदार विस्फोट हुआ। यह विस्फोट ब्रह्मांड के आरंभ के समान है, अंतहीन शून्य में एक विलक्षणता जिसमें कोई द्रव्यमान और आयतन नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म है, अचानक एक क्षण में विस्फोटित हो जाती है और फिर तेजी से फैलकर आदि ब्रह्मांड को जन्म देती है। इस समय वांग हाओ की चेतना के सागर में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसकी जटिलता बिग बैंग से कम नहीं थी। वांग हाओ की आध्यात्मिक अग्नि तुरंत एक आग के गोले की तरह फूट पड़ी, जिससे उनकी चेतना का पूरा सागर लपटों के सागर में बदल गया। उबलते तेल की तरह उनके आध्यात्मिक सागर ने तुरंत पूरे स्थान को भर दिया, जिससे उनकी चेतना का सागर लपटों के एक शुद्धिकरण में बदल गया। इस बीच सुनहरा ड्रैगन कोकून चुपचाप हवा में तैर रहा था, लालच से जलती हुई लपटों को निगल रहा था। ये ज्वालाएं वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा के जलने से बनती हैं। ये ज्वालाएं अशुद्धियों को जलाने के बाद बची हुई अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा के जलने के बाद राख पूरी तरह से गायब नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे बहकर नीचे गिर गई और अंततः चेतना के सागर में धूल के छोटे छोटे कणों के रूप में बस गई। चेतना का पूरा सागर भी अधिक सघन और स्पष्ट हो गया। जो मूल रूप से एक धुंधली स्थानिक छाप थी, वह वांग हाओ की धारणा में बिल्कुल वास्तविक दुनिया की तरह स्पष्ट हो गई और धूल का हर कण क्रिस्टल की तरह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। यदि आप बारीकी से देखें और इसे बड़ा करें तो आप पाएंगे कि वे धूल के कण वास्तव में क्रिस्टल क्लियर कण हैं, जो 9 रंगों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक वांग हाओ की आंतरिक आग के 9 रंगों में से एक के अनुरूप है। क्या आध्यात्मिक शक्ति के संदर्भ में स्टारडस्ट क्षेत्र में प्रवेश करने का यही अर्थ है? वांग हाओ ने मन ही मन सोचा, फिर उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। इसमें गर्व करने की क्या बात है? 9 रंगों वाला ज्वाला बीज तो सबसे घटिया प्रतिभा है। तुम लगभग 3 महीने से बैंगनी चंद्रमा नंबर 1 ले रहे हो और तुमने इसे अभी अभी पूरी तरह आत्मसात किया है। क्या बेवकूफ हो? और तुम्हारी मानसिक शक्ति में तो बस जरा सी ही वृद्धि हुई है, ये पूरी तरह से बेकार है। एस ग्रेड बैंगनी चंद्रमा नंबर 1 एक स्टारफॉल स्तर के योद्धा को सीधे उल्का स्तर के महाशक्ति में बदल सकता है। इसका तुम पर इस्तेमाल करना पूरी तरह से बेकार है। दैत्य आत्मा के शब्द वांग हाओ के मन में उभरे। इस बार वांग हाओ को लगा जैसे दैत्य आत्मा की आवाज सचमुच उसके कान के पास थी। वह आवाज में सूक्ष्म कंपन और बदलाव भी साफ सुन सकता था। मानसिक शक्ति में वृद्धि से यही लाभ हुआ। ये तुम थे, दानव आत्मा। मैं अभी खतरे में था, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? मेरी चेतना का सागर लगभग जलकर राख हो गया था। वांग हाओ ने शिकायत की। क्या अब तुम ठीक नहीं हो? मैं तुम्हारा गुर्गा नहीं हूं। मेरा काम बस तुम्हारे विकास की निगरानी करना है। मैं तभी मदद करूंगा जब तुम किसी वास्तविक खतरे का सामना करोगे। अभी अभी मुझे लगा कि तुम पर जो मानसिक हमला हुआ है उससे कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ है, इसलिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। इसके अलावा क्या तुम्हें इस दुर्भाग्य से कोई लाभ नहीं हुआ और तुम्हारी मानसिक क्षमता का विस्फोट नहीं हुआ जिससे तुम स्टारडस्ट क्षेत्र में आगे बढ़ सको? हालांकि राक्षसी आत्मा के शब्द थोड़े ठंडे थे, फिर भी वांग हाओ उन पंक्तियों से महसूस कर सकता था कि राक्षसी आत्मा का उसके प्रति रवैया धीरे धीरे बदल रहा था। उसके सामने बैठा मोटा आदमी कांत संदिग्ध लग रहा था। 10 सेकंड और बीत गए। धिक्कार है बच्चे, क्या तुम राक्षस हो? 100 से कम लड़ाकू शक्ति वाला एक नौसिखिया मेरे स्वर्गीय अग्नि जलते हुए हृदय का इतने लंबे समय तक सामना कैसे कर सकता है? यह असंभव है। और इससे भी बड़ी बात, तुम मेरे मानसिक हमले के आगे पूरी तरह टूट गए। हे भगवान, तुम तो बिल्कुल सनकी हो। कोई रास्ता नहीं, मुझे तुम्हारी ताकत परखनी है और देखना है कि तुम कितनी देर टिक सकते हो। इस बार मैं चमड़ी उधेड़ने और टेंडन खींचने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे झेल पाओगे। इस त्वचा उधेड़ने और टेंडन फाड़ने की तकनीक में असल में चाबुक मारना या चाकू से हड्डियां काटना शामिल नहीं है, बल्कि यह मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके मस्तिष्क में दर्द संवेदन करने वाले विशिष्ट तंत्रिका क्षेत्रों पर हमला करने की एक विधि है। ये सीधे इन क्षेत्रों को लक्षित करती है, जिससे एक ऐसी अनुभूति पैदा होती है जो वास्तविक दर्द से अलग नहीं होती, बल्कि उससे भी ज्यादा वास्तविक होती है। एक मानसिक चिकित्सक के रूप में कान पानगजी का मुख्य आक्रमण तरीका मानसिक शक्ति पर आधारित है। मुक्कों, पैरों और हथियारों पर निर्भर रहने वाले सामान्य मार्शल कलाकारों के विपरीत मानसिक हमले अधिक गुप्त होते हैं और उनसे बचाव करना कठिन होता है। जब समान शक्ति वाले मार्शल कलाकार लड़ते हैं, तो यदि एक पक्ष मानसिक चिकित्सक है तो वे बड़ी संख्या में सामान्य मार्शल कलाकारों को तुरंत मार सकते हैं। अगले ही पल वांग हाओ को लगा जैसे उसके मांस और हड्डियों को हजारों छोटे छोटे चाकुओं से काटा जा रहा हो। उसका पूरा शरीर अनायास ही एक गेंद की तरह सिकुड़ गया और वह जमीन पर उकड़ू बैठ गया।
उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। असहनीय दर्द मानो एक के बाद एक प्रचंड लहरों की श्रृंखला बन गया, जो लगातार वांग हाओ के दिमाग को परेशान कर रही थी। भाई, तुम ठीक तो हो? मैं गुस्से में हूँ। मैं उन बदमाशों को खा जाऊंगी जिन्होंने तुम्हें परेशान किया। लिटिल रेड की आत्मा में कंपन हो रहा था। उसकी आत्मा वांग हाओ की आत्मा के साथ साझा थी और अब वह वांग हाओ के शरीर में दर्द को पूरी तरह महसूस कर सकती थी। नहीं, तुम्हें अपना असली रूप दिखाने की इजाजत नहीं है, वरना मेरे सारे पिछले प्रयास बेकार हो जाएंगे। यकीन मानो, मैं ये कर सकता हूँ, वांग हाओ ने अपनी आवाज में कहा, जिससे जियाओ हुन शांत हो गया, जो पहले से ही गहरी भावनात्मक उथल पुथल से गुजर रहा था। 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। जैसे ही उसने टाइमर को पढ़ते देखा, फैटी कांग का चेहरा और अधिक गंभीर हो गया। 8 सेकंड, रुको, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बच्चा बेवकूफ बन सकता है। खैर, चूंकि वह सच बताने को तैयार नहीं है, मुझे हार माननी पड़ेगी। वरना अगर जुए को पता चल गया तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। उफ, ये तो बहुत बड़ा सिर दर्द है। फैटी कांग अचानक रुक गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह वांग हाओ को घूरने लगा, जो जमीन पर पीला चेहरा लिए हुए बैठा था। बच्चे, तुम भाग्यशाली हो। आज मेरा मूड अच्छा है और मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहता। चूंकि तुम सच कबूल करने को तैयार नहीं हो, तो इसे भूल जाओ। मैं खुद जांच करूंगा। वांग हाओ को लगा कि उसके शरीर का दर्द तुरंत कम हो गया है और उसका स्तब्ध मन धीरे धीरे वापस लौट आया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह पसीने से लथपथ है और उसके रोमछिद्रों से रिश्ते पसीने और खून ने उसके अंडरवियर को उसकी त्वचा से कसकर चिपका दिया है। ये बहुत असहज था। तभी उसे कांग पांगजी की आंखों में देखने का समय मिला। फैटी कांग भी चौंक गया। वे आंखें गहरी और चमकदार थीं, गहरी और विशाल, मानो ब्रह्मांड की गहराइयों में कोई ब्लैक होल हो जो सब कुछ निगल जाता हो। ऐसा लग रहा था मानो बस एक नज़र किसी की आत्मा और पूरे शरीर को सोख ले। वांग हाओ की आंखों में देखने के बाद फैटी कांग कांप उठा और सिहर उठा, लेकिन उसने दोबारा वांग हाओ की आंखों में देखने से इनकार कर दिया। अरे, ये क्या बकवास है? ये कैसी आंखें हैं? मुझे लगता है मैं एक ब्लैक होल देख रहा हूँ। फैटी कांग ने पलकें झपकाईं, अपने सिर पर थपथपाया, ये सोचकर कि उसे अपनी मानसिक ऊर्जा के अत्यधिक प्रयोग से चक्कर आ रहा है। उसने फिर से वांग हाओ की आंखों की ओर देखा, लेकिन इस बार उसे बस साधारण आंखें दिखाई दी, कुछ खास नहीं। मैं अभी लिख रहा हूँ। आज सुबह मैं डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी करने अस्पताल गया था, जिसमें पूरी सुबह लग गई। अब मैं फिर से लिखने लगा हूँ। अध्याय 105 मास्टर मेंग की अपेक्षाएं। ये स्पष्टता सामान्य नेत्रगोलक है। क्या मैंने बस कुछ चीजें देखी? फैटी कांग ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर मुड़कर हवा में ऊंची छलांग लगाई। उसका शरीर मानो दूर से दागे गए तोप के गोले जैसा था। उसकी गति ध्वनि की गति को भी तोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर जमीन से हल्के से धक्का दे रहे हों, जोर लगा रहे हों और उछल रहे हों, लेकिन वह आश्चर्यजनक गति से उछल पड़ा, जिससे वांग हाओ की आंखें उत्तेजना से जल उठीं। वाह, ये तो अद्भुत है। वांग हाओ ने चौड़ी आंखों से उस सफेद वस्त्रधारी आकृति को देखा जो धीरे धीरे दूर जा रही थी। उसके चेहरे पर श्रद्धा का भाव था। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यह मोटा सुअर तो बस अपने शरीर को एक नियंत्रण वस्तु की तरह इस्तेमाल कर रहा है और अपनी मानसिक शक्ति से दूर से ही उसे नियंत्रित कर रहा है। जब तुम्हारी मानसिक शक्ति स्टारफॉल क्षेत्र तक पहुंच जाएगी तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, राक्षस आत्मा ने तिरस्कारपूर्वक कहा। स्टारफॉल क्षेत्र कितना शक्तिशाली! मैं सचमुच अपनी ताकत जल्दी से बढ़ाना चाहता हूं और हवा में उड़ना चाहता हूं। ये कितना अद्भुत है! वांग हाओ के दिल में एक लालसा महसूस हुई। यह उड़ना नहीं है। उस मोटे सुअर की क्षमताओं से वह केवल छलांग की दूरी, ऊंचाई और लटकने का समय बढ़ा सकता है। ज्यादा से ज्यादा वह बस हवा में उछल कूद कर सकता है। समय पूरा होते ही वह पंख खो चुके पक्षी की तरह गिर जाएगा, क्योंकि हवा में उसे पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। ओह, मैं समझ गया। वांग हाओ समझ गया। कुछ ही दूरी पर ऐसा लग रहा था कि राक्षस की बातें सच साबित हो गई थीं, या शायद फैटी कांग सचमुच बदकिस्मत हो गया था। एक चचकी मीनार पर उतरते समय उसका एक कदम चूक गया। वह गाजर की तरह छत से लुढ़क गया और नाक के बल जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह प्रदर्शन देखने गए। वांग हाओ सारा को सुबह सुबह पागल खाने ले गया। पहले शिकार की योजना 2 दिन की थी, लेकिन वांग हाओ ने घर लौटने से पहले सिर्फ 1 दिन ही बिताया। वह बाकी दिन का एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। वांग हाओ के पास कल रात डिकेंस से किए वादे पर काम करने के लिए कुछ खाली समय था, इसलिए वह आज सुबह सुबह मैडमेंस फार्मेसी पहुंच गया।
सारा की बात करें तो वह उस इलाके से अनजान थी और वांग हाओ उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह उसे भी साथ ले आया। मास्टर मेंग ने यह नहीं पूछा कि वांग हाओ के पास अचानक एक महिला अनुयायी क्यों आ गई। इसके बजाय वह वांग हाओ को लगातार परेशान करती रही। ये सुनकर कि वांग हाओ पूरे दिन खाली है, मास्टर मेंग बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने जोर देकर कहा कि वांग हाओ खुद ही 10 गुना गाढ़ा चित्तीदार बाघ औषधि को परिष्कृत करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन करे। मास्टर मेंग ने खुद वांग हाओ के सहायक के रूप में नेतृत्व किया, जिससे वांग हाओ बहुत खुश हुए। हालांकि चूंकि यह मास्टर मेंग का अनुरोध था, वांग हाओ मना नहीं कर सका, इसलिए उसने मास्टर मेंग की आवश्यकताओं के अनुसार स्पॉटेड टाइगर पोशन को परिष्कृत करने की तैयारी शुरू कर दी। वांग हाओ मास्टर मेंग की चुनौती के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और उन्होंने औषधि को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में कोई संयम नहीं दिखाया। 10 मिनट बाद एक ताज़ा बना हुआ 10 गुना गाढ़ा चित्तीदार बाघ औषधि तैयार हो गया। मास्टर मेंग उस बच्चे की तरह थे जिसे अभी अभी कोई प्यारा खिलौना मिला हो। वे इतने उत्साहित थे कि उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने दवा की परखनली अपने हाथों में पकड़ी हुई थी और बहुत उत्साहित थे। बोतल का ढक्कन खोलकर और उसकी गहरी औषधीय खुशबू को सूंघने के लिए अपनी नाक बोतल के मुंह तक ले जाकर उनके चेहरे पर एक अजीब सा आश्चर्य उभर आया। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक अत्यधिक सांद्रित औषधि है। इसकी प्रभावकारिता पहले से 200% अधिक है, जिससे यह एक सितारा औषधि से 2 सितारा औषधि में उन्नत हो गई है। इसके अलावा इसकी उत्पादकता 10 गुना बढ़ गई है, जिसका अर्थ है कि लागत कम से कम 10 गुना कम हो गई है। वांग हाओ, तुम सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। उस समय मेरे गुरु किमियागर भी तुम्हारी औषधि बनाने की कला की बराबरी नहीं कर पाते थे। मास्टर मेंग दवा की अनुमानित सांद्रता और प्रभावकारिता को केवल इसकी सुगंध से निर्धारित करने में सक्षम थे, जिससे वांग हाओ की निगाहें उत्साह से जल उठीं। आश्चर्यचकित मत होइए, अधिक अभ्यास करने के बाद आप भी ऐसा कर सकेंगे। बोलने के बाद मास्टर मेंग ने अभी भी गर्म औषधि को परीक्षण उपकरण में रखा, परीक्षण के परिणाम निकाले और उनकी तुलना उस साधारण चित्तीदार बाघ औषधि से की जिसे उन्होंने पहले परिष्कृत किया था। हाँ, मेरा निर्णय सही था। इसकी प्रभावकारिता 200.1% अधिक है। ये 10 गुना सांद्रित औषधि है और औषधि की क्रियाशीलता इतनी अधिक है कि यह अविश्वसनीय है। यह शायद साधारण 2 सितारा औषधि जितनी भी अच्छी नहीं है, ये औषधि शायद कम से कम 2.5 सितारा स्तर की है। यद्यपि ये केवल आधा स्टार अधिक है, लेकिन जीन सीरम के लिए थोड़ा सा सुधार भी बहुत बड़ा अंतर है, जो एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। सारा उत्सुकता से एल्डर मेंग और वांग हाओ के बीच सवाल जवाब का आदान प्रदान देख रही थी। हालांकि वह उनकी बातचीत में इस्तेमाल किए गए ज्यादातर शब्दों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन एल्डर मेंग की तारीफों से उसे अंदाजा हो गया कि वांग हाओ एक बेहतरीन फार्मासिस्ट है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई वांग हाओ इतनी कम उम्र में नर्स